हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज फिर से हम सर्कल का वही ट्रिगो का दौर था, वो ट्रिगो खत्म हो गया है। लगभग सारा चैप्टर्स को हमने कर चुके हैं। आज हम लोग उससे हट के एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज उसी को क्लियर करेंगे। तो आप सभी को इस द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय और आप सबों के लिए मैं बनाता हूं मैथ्स को सुपर इजी। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं देखिए। और आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं वो है सर्कल। कौन सा क्लास का? ये आपको आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 17। वैसे तो यहाँ 17A लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17A, लेकिन हम 17A और 17B दोनों का क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। यहाँ पे 17 जो B है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। एक एक थ्योरम्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसमें हमने क्या क्या लिया है, अगर आप देखना चाहो तो देखो क्या क्या हम इसमें बताने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मस्ती वाला चीज, क्या देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या लिया है। मूर्खता की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति चौराहे के सिग्नल पर नहीं रुकता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, मूर्खता की पहचान अनपढ़ होना नहीं है, बल्कि बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति चौराहे के सिग्नल पर नहीं रुकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कोई कोई आदमी होता है चौराहा में सिग्नल दिया ना, रेड है, तब भी वो पास हो जाएगा, लेकिन बिल्ली अगर रास्ता काट दिया ना तो रुक जाएगा। तो उसको हम कैसे मान लें कि ये पढ़ा लिखा आदमी है? उसको गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए कि चौराहा पे अगर सिग्नल मिला है तो उस पर हमको रिएक्ट करना चाहिए, उससे रुकना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्ली रास्ता काट देगा तो रुक जाएगा, इधर नहीं रुकेगा। तो इस तरह की चीजें कुछ सीखने लायक था। और यहाँ देखो, यहाँ दोनों में टक्कर हो रहा है। क्या क्या? ये 8 है और यहाँ पे 0 है। ये इंसान को क्या लग रहा है, ये मेरे जैसा तो दिख रहा है ना, मेरे जैसा ही तो दिख रहा है। फिर बोल रहा है इसका यहाँ सटा हुआ कैसे है? बोलता अच्छा, नाइस बेल्ट। इसका ये बेल्ट जो है ना, इसको लग रहा है कि यहाँ पे बेल्ट बांध दिया है, हम भी बेल्ट बांध देंगे तो इसके जैसा बन जाएंगे, है ना। तो यही चीज ये बोल रहा है। तो बड़ा अच्छा चीज हमको देखने में लगा। देखो, ये 8 है, ये 0 है। 0 सोच रहा है कि अरे बाबा, इसके पास तो बेल्ट पहना हुआ है, बेल्ट पहना हुआ तो चलो हम भी 8 बन जाएंगे, क्या पता ये भी कभी बेल्ट बांध के आ जाएगा अपने पास क्या। तो इस तरह से आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सर्कल। सर्कल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो, ये है सर्कल। पहला चीज तो पढ़ने वाले हैं व्हाट आर सर्कल थ्योरम इन ज्योमेट्री। इस चीज को भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में ऐसा क्या क्या टर्म्स है जो तुम्हें जानना चाहिए, वो सब डिस्कस होगा। सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स डिस्कस होगा। सर्कल थ्योरम फॉर्मूलाज, क्या क्या फॉर्मूला है वो भी डिस्कस होगा। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो सर्कल थ्योरम पे बेस्ड कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सर्कल थ्योरम, ये भी कराया जाएगा। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द सर्कल थ्योरम, क्या क्या क्वेश्चन आज तक बोर्ड में पूछा गया है, कैसा कैसा पूछा गया है, कुछ उस तरह का क्वेश्चन लेके मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे अब शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मूर्खों की ताकत को कभी भी हल्के में मत लेना, विशेष रूप से तब जब वो समूह में हो। तो ये बात भी सही है बाबू, कभी भी मूर्ख से कभी नहीं उलझना चाहिए, वो तुम्हें बर्बाद करेगा, क्योंकि उसे बर्बाद होने का कोई फिक्र नहीं है ना। तो इसीलिए अपना समझदारी से हमेशा काम करना चाहिए, ज्यादा उलझना भी किसी से अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ देखो, हम सबसे पहला टॉपिक क्या लिए हैं? सबसे पहला टॉपिक है सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखे हैं जब बच्चे को पूछे कि सर्कल क्या होता है तो उसका सटीक डिफिनेशन वो नहीं दे पाता है। अभी तुम्हें भी नहीं पता होगा, हमको उम्मीद है। शायद ही कुछ बच्चे को, 100 बच्चे को में से अगर 5 बच्चे को पता रहे तो बहुत रेयर है। बट आज तक हम ऑफलाइन बैच में जितने भी बच्चे को ये क्वेश्चंस को पूछे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वो आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कल किसको कहते हैं? तो बोला गया है अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल क्या है?
लोकस है किसी पॉइंट का। अच्छा, ये लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब जैसे सपोज एक पॉइंट है और वो ना ऐसे से घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो एक तरह से वो लोकस क्रिएट कर रहा है अपना चारों साइड। तो बोल रहा है क्या सर्कल क्या है? एक पॉइंट का लोकस है, पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया एक रास्ता। तो अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट आर, और उसका कंडीशन क्या है? बोलता है वो ना इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो सोचो, मान लो हम यहाँ पे ले लिए एक ठो पॉइंट, ठीक है, इतना बड़ा, बोल रहा है ये मूव कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कंडीशन क्या है कि वो ना कहीं एक फिक्स पॉइंट से इसका दूरी हमेशा सेम रहता है, इक्वी डिस्टेंस रहता है। तो अगर ये दूरी जितना है, अगर यहाँ 5 है, सोचो ये हमेशा 5 में ही बन के घूमना चाहेगा, तो इधर इधर उधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इसको 5 में ही रहना है, फिर ये कैसे घूमेगा? तो इस रास्ते को ये कवर करेगा और इस तरह से घूमते घूमते ये पूरा कंप्लीट कर देगा। तो इसीलिए बोला गया है सर्कल क्या होता है? तो अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको कहा जाता है सेंटर। अ डिफरेंट थ्योरम जो है ना, सो इस पे बेस्ड है जो हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो डिफरेंट थ्योरम्स आर बेस्ड ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अ सर्कल सच एज, जैसे इसमें तुमको रेडियस क्या होता है जानेगा, सेंट्रल एंगल क्या होता है जानेगा, टेंजेंट क्या होता है जानोगे, सेक्टर्स क्या होता है ये जानोगे, ठीक है, कोड्स क्या होता है वो जानोगे। तो these theorems help us to solve many problems in ज्योमेट्री इजिली, है ना। तो हम लोग यही चीज जानेंगे। सबसे पहले तुम लोग बचपन से ही पढ़ रहा है कि ये सर्कल है, इसका बीच में यहाँ क्या होता है? सेंटर होता है। और ये जो दिख रहा है फिक्स पॉइंट, इसको कहा जाता है रेडियस, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर तुम यहां से लेकर के यहां तक एक्सटेंड कर देता है पूरा, एक किनारे से दूसरे किनारे में, तो इसको कहा जाता है डायमीटर। और ये जो पूरा गोल सा बना है, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। और अगर तुम इस टुकड़े को देखो, ये टुकड़ा जो है, इसको तुम इतना बड़ा काट के मान लो निकाल लिया ना ये टुकड़ा को, तो इस तरह का जो टुकड़ा बनेगा, इस टुकड़े को कहा जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है इसको। इसको कहा जाता है सेक्टर। एक सर्कल में कई सारा सेक्टर्स हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये सब बेसिक चीज जानना चाहिए, जो तुम लोग जानते भी होगे, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम है एक एक चीज तुम्हें बताना। तो देखो मैं यहाँ पे ले आया हूं। सबसे पहले तुमको क्या जानना चाहिए? देखो ये सर्कल है, सर्कल में अगर तुम एक आर्क लिया, पूरा ऐसे गोल लिया सर्कल, तो इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर इसका तुम एक टुकड़ा ले लिया, ऐसे एक टुकड़ा ले लिया सिर्फ यहां तक ही, मान लो किसी को मन के हम यहां से लेकर सर यहीं तक लेंगे, तो ये जो यहां से यहां तक का जो आर्क बना ना, ये देखना है तुमको कि आधा सर्कल से कम है कि ज्यादा है। अगर आधा सर्कल से कम है तो इसको कहा जाता है माइनर आर्क। माइनर मतलब कम और मेजर मतलब होता है ज्यादा। तो माइनर आर्क मतलब हुआ आधा सर्कल से जो कम आर्क है ना, वो इसको आर्क कहा जाता है, जितना इस तरह से कर्व बनता है। और इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये आधा सर्कल से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क बोला जाएगा। अच्छा, ये जो माइनर आर्क से मिला हुआ एक लाइन अगर यहां से मिला दिया और इसको जो पूरा कवर किया ये वाला पोर्शन, ये जो आया ना, इसको कहा जाता है सेगमेंट। लेकिन अगर ये आधा सर्कल से कम है तो इसको कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। और अगर ये आधा सर्कल से ज्यादा है तो इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट, है ना। ये है मेजर सेगमेंट। और कोई भी एक सर्कल तुम ड्रॉ करते हो और उसके बीच में कोई भी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, जैसे ये देखो, तो ये जो लाइन बनाना, इसको कहा जाता है कोड, ठीक है। तो एक सर्कल में कई सारे कोड्स हो सकते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और अगर एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ था और ये तो लाइन के बारे में, कोड के बारे में क्या बोला कि वो 2 पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, तो यहाँ एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ, इसीलिए इसको कहा गया कि ये कोड होता है। लेकिन सपोज करो कोई एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, सपोज ये वाला लाइन, ये देखो ऐसे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो इस तरह का चीज को कहा जाता है टेंजेंट, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज आपको याद रखना चाहिए। अब देखो होता क्या है, यहाँ 3 चीज लिया हुआ है, इससे तुमको समझना क्या है। देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके ऐसे मिला हुआ है ए बी,
और देखो एक लाइन इधर से इधर आया हुआ है, मतलब एक लाइन गया है यहां से लेकर के यहां तक, एक लाइन गया है यहां से लेकर के यहां तक, और इसके बीच में कुछ एंगल मान लो यहाँ बन गया थीटा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ए बी सी है ना, ऐसा कहीं भी हो सकता है, देखो उधर भी हुआ है, इसको भी तुम चाहो तो ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। देखो तो क्या बोला जाता है कि यहाँ पे जो एंगल ए बी सी है ना, देखो ए से बी आया, बी से सी, मतलब ये एंगल इज सबटेंडेड बाई आर्क ए सी। तो बोल रहा है कि ये जो बना है ना, ये किसके कारण बना है? तो बोलता है ये जो आर्क है ना सर ए सी, उसी के दोनों किनारे को ऐसे मिलाने से बना है। तो ऐसा ए बी सी जो एंगल बना, जिस आर्क से बना, इस चीज को समझना है कि वो किस आर्क पे बना हुआ है, किस आर्क से मिलके बना है। इसी को तुम ये भी कह सकते हो सर, इसको तो कोड बोलते हैं ना, ये कोड है, 2 पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, जैसे अभी हम बताए थे। तो ये कोड के द्वारा भी कह सकते हैं कि कोड AC जो है सो वो यहाँ पे एक एंगल सस्टेन कर रहा है जिसका नाम है ABC। यहां भी तुम देख सकता है कि ये है सेंटर, और अगर इस सेंटर से कोई लाइन ऐसे पास हो रहा है तो उसको कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, इसको कहा जाता है डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। और यहाँ सेंटर, ये कुछ भी पॉइंट का नाम है। तो बोला गया यहाँ जो DRT है ना, तो ये रहा DR और T, ये वाला, उसको कहा जाएगा इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, मतलब इसी के अंदर कहीं पे इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल के अंदर ही। इसमें भी तुम बोल सकते हो कि यही आर्क के द्वारा ये बना गया है। ठीक है, और यहां पे भी देखो एक एंगल बनाए हैं जिसका नाम है SPB। ये SPB जो है, ये वाला एंगल, ये इसी आर्क के कारण बना है, लेकिन ये देखो सेंटर पे बना है। और इधर जो था ना, ये भी एक आर्क होता था, लेकिन ये एंगल बनता था बाउंड्री पे सर्कल का। तो सेंटर पे बना है, इसलिए यहां पे बोला गया है SPB इज अ सेंट्रल एंगल, इसको कहा जाएगा सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो ये बेसिक चीज है कि तुमको जानना चाहिए कि एंगल कोई आर्क द्वारा कैसे बाउंड्री पे भी बनाया जाता है, एंगल किसी आर्क द्वारा सेंटर पे भी बनाया जाता है, दोनों। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे हम लोग, अच्छा कुछ चीज तुम लोग को याद रखना चाहिए। ऐसे मान लो एक सर्कल बना, इसी के ऊपर एक और सर्कल बना, इसी के ऊपर और सर्कल बना, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह का जो सर्कल होते हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में कई सारा टेंजेंट भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ एक सर्कल बना दें, ऐसे एक सर्कल बना दें, तो इसमें कितनों भी बहुत सारा टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारा टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उसको कहते हैं टेंजेंट। तो इसमें बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है। कोड भी कई सारा बनाया जा सकता है, और कोड बनाया जा सकता है। और जो सीखने वाली बात है जो है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरम्स। अच्छा, दो सर्कल अगर कभी टच करे ना, तो देखो एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल इस साइड है, ऐसे ये दोनों यहाँ टच हो सकता था क्या? जैसे टच कैसे होगा, देखो अभी हम टच करा दे रहे, ये मान लो एक सर्कल यहाँ पे ऐसे करके मिला दे, तो यहाँ पे ना इसके बीचों बीच एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा ये दोनों, इसमें भी बनेगा और इसका भी वो टेंजेंट कहलाएगा। और अगर तुम यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ कर दिया ना, तो ये भी कहलाएगा इसका कॉमन टेंजेंट। ये यहां से यहां तक दोनों का ये कॉमन टेंजेंट ही कहलाएगा। तो ये सब जानकारी भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो क्या क्या चीज जानना है। यहां लिखा है पहला थ्योरम, जो तुमको सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना। क्या लिखा है? सर्कल थ्योरम में पहला जो आता है वो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? तो यहां देखो क्या लिखा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में, फॉर एनी सर्कल द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय सेम कोड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहां से समझना। ये देखो एक सर्कल था, और इस सर्कल में यहाँ पे एक टेंजेंट बना हुआ था, और इसमें दो कोड था। देखो एक कोड यहाँ है, ये भी एक कोड है, और ये भी एक कोड है। तो यहाँ 3 कोड से एक ट्रायंगल बना दिया क्या? और अगर ट्रायंगल बना दिया है तो इसका कहना है कि देखो ये कोड और ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना, ये बना, इसका नाम अगर एक्स दिए हैं, तो
उसी के अल्टरनेट, मतलब इसको छोड़ के जो बगल में तुमको एक और कोड दिख रहा है, ठीक है, द एंगल फाउंड बिटवीन द टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है, एंड द कोड, देखो यहाँ लिखा है ना, बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको कहते हैं, यहाँ वाले को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, बराबर होता है एंगल फाउंड बाय सेम कोड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो इसके अलावा ये वाला एक कोड बच जाता है, ठीक है, ये, और इसके द्वारा जो यहाँ पे एंगल बना है ना, ये अल्टरनेट कहलाएगा, और ये जैसे यहाँ y है ना, ये भी एक टेंजेंट था इसके साथ मिला हुआ, और इसका अल्टरनेट कहलाएगा ये वाला। तो तुम ऐसे समझना कि जिस साइड का तुम एंगल ले रहा है ना, उसके उस साइड वाला तुम एंगल यहाँ वाला मत लेना, उसके अपोजिट वाले को लेना, और अगर यहाँ का एंगल ले रहा है ना, तो इधर वाला नहीं लेना है, फिर किधर लेना है, यहाँ। तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल हमेशा ऐसा होता है, इसके बराबर होता है। तो इसको कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बहुत काम का चीज है, बहुत आगे भी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखो और क्या चीज तुमको सीखना चाहिए। थ्योरम नंबर 2 क्या है, लिखा है सेंट्रल एंगल थ्योरम। सेंट्रल एंगल थ्योरम मतलब सेंट्रल एंगल याद है क्या बोले थे, कि अगर एक आर्क है यहां से यहां तक, तो इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको कहा जाता है सेंट्रल एंगल। तो उससे रिलेटेड थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिखा है कि सेंट्रल एंगल थ्योरम के बारे में, द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय दोज पॉइंट। देखो यहाँ क्या बोला है, सिंपल है, यहाँ समझना। बोल रहा है कि अगर ये एक आर्क था, ठीक है, उससे मतलब नहीं रखना है, यहाँ पे काम आ जाएगा तुम्हारा जितना जो जानकारी चाहिए सो। तो बोला गया था कि ये जो आर्क तुमको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये जो सेंटर पे एंगल बनाया ना, देखो ये सेंटर पे जो एंगल बनाया, और इसी आर्क से जो बाउंड्री पर जो एंगल बना, तो ये जो बाउंड्री पर बना ना, वो जितना बना होगा उसका ट्वाइस होगा सेंटर पे बना हुआ एंगल। इस बात को याद रहेगा, हमेशा याद रखना इस चीज को, काफी इजी चीज है। देखो ये 2x है तो ये x होगा, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 90 होगा, अगर यहाँ 60 है यहाँ 120 होगा। मतलब जो एंगल यहाँ है उसी का डबल यहाँ पे होने वाला है। और ये कब होता है, जब भी कोई सर्कल रहा, जैसे सपोज ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो ऐसे, तो यहाँ एक हम एंगल बना दिए सेंटर पे, चलो ये है 60 डिग्री, तो बताओ इसी से हम यहाँ पे बना दिए एक तो, बताओ ये कितना होगा। तो ये वही लॉजिक लग गया ना। देखो ये ए बी एक आर्क था, इस सेंटर पे 60 बनाया, यही ए बी से मिलके यहाँ बनाया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 60 है तो ये उसका आधा होगा, यानी कि 30 होगा। क्लियर। तो ऐसे यही लॉजिक, जरूरी नहीं है कि ऐसा एक आर्क है तो यहाँ पे आके वही ऑपोजिट साइड में बने, हो सकता है इस साइड बने, हो सकता है इस साइड बने, कई सारा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कह सकता है कि हमेशा किसी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो हमेशा आधा डबल होता है जो वही आर्क द्वारा जो अनदर पॉइंट पे बनाया जाता है उससे, ठीक है। तो ये भी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें क्या जानना चाहिए, देखो एंगल फॉर्म्ड जब एक ही सेगमेंट पे रहे, देखो लिखा है कि एंगल फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट, आइदर वो मेजर सेगमेंट हो या माइनर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये एक सेगमेंट था, देखो यहां से यहां तक ये आर्क हुआ और इसको मिला दिया ऐसे करके, तो ये बन गया सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट है इसी के दोनों किनारे को मिला के देखो यहाँ बनाया ए, और यही दोनों किनारे को मिला के यहाँ बनाया सी। तो बोल रहा है क्या कि अगर सेम सेगमेंट रहा और उसी से तुम 10 एंगल बना दो, यहाँ तो 2 बना है, सब एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये 60 होता है तो ये भी कितना होता है, 60। अगर ये 30 होता है तो ये भी कितना होता है, 30। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकता है कि कोई भी एक लाइन है ऐसे सीधा लाइन, उसी से दोनों किनारे को देखो ऐसे करके मिला दिया, इस तरह से दोनों किनारे, फिर यहाँ से यहाँ देखो दोनों किनारे को मिला दिया, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे कहलाएगा और दोनों इक्वल होगा एक दूसरे का। क्लियर। इस तरह का छोटा छोटा थ्योरम है लेकिन बहुत ही असरदार है। आगे चल के पूरा सर्कल इसी में सिमटने वाला है।
देखो यहां क्या लिखे हैं, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल पे जितना भी एंगल बनता है ना वो एक राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। जैसे देखो ये एक सर्कल है और सर्कल में मान लो ये ए हुआ और ये बी हुआ और यहाँ इधर कहीं सेंटर होगा, तो ये हो गया क्या, डायमीटर। क्या हो गया, डायमीटर। और यही डायमीटर से अगर तुम यहाँ बनाता है, यहाँ कहीं और बनाता है, यहाँ कहीं और बनाता है, तो देखो कई सारा पॉइंट बन सकता है, जैसे P, यहाँ Q, यहाँ R, ऐसे करके। तो ये वाला जो एंगल है, फिर ये वाला जो एंगल है और फिर ये वाला जो एंगल है, ये तीनों बनेगा राइट एंगल। अच्छा तुम्हारा मन, तुम चाहो तो इधर भी बनाओ, ये भी बनता है कितना, 90 डिग्री। क्योंकि हमेशा रूल यही है कि अगर कोई एंगल, कोई भी एक सेमी सर्कल है तो उससे जितना भी एंगल बनेगा वो 90 होगा। अच्छा इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो क्यों ऐसा होता है। जैसे अगर यही चीज तुम सीबीएसई में क्या होता है, तो आईसीएसई में थ्योरम्स को नहीं पूछा जाता है, बट आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है, थ्योरम्स को वेरीफाई भी करने के लिए सीबीएसई में दिया जाता है। तो ये सब चीज तुम वहां वेरीफाई भी कर सकता है, तुम्हारे बुक के भी पीछे में वेरीफाई किया हुआ है। तो मान लो अभी तुम पढ़ रहा था कि कोई भी आर्क होता है ना, जैसे ये आर्क है, तो इस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा ना, तो ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो किसी अनदर पॉइंट पे कितना बनाएगा, तो अनदर पॉइंट मतलब यहीं से अगर ये बाउंड्री पर रहा, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका आधा बनाता है इस जगह पे। तो ये 180 है तो इसका आधा यहाँ पे 90 बनेगा। अगर यहाँ अभी पढ़ा था ना कि ऐसा एक सर्कल है और ये वाला आर्क है यहाँ से यहाँ, और ये अगर यहाँ सेंटर पे बनाया 60 डिग्री, तो बताओ ये यहाँ पे कितना बनाएगा, तो यहाँ बनाएगा 30 डिग्री, आधा बनाएगा। तो वही काम हम यहाँ बोले कि अगर ये 180 बना रहा है सेंटर पे, तो यहाँ कितना बनाएगा, तो बोलेंगे आधा बनाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। वही थ्योरम यहाँ पे बता दिया कि सेमी सर्कल पे हमेशा जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल बनता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनता है। और क्या जानना चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ, देखो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कोड, मतलब कभी भी तुम अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, कहां से, सेंटर से, कहां पे, बोलता कोई कोड पे, तो वो ना सर्कल को बाइसेक्ट कर देता है। क्यों बाइसेक्ट करता है क्यों नहीं, वो बात की बात है। लेकिन देखो ये एक कोड था, ये सेंटर था, यहां से तुम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ना ये बराबर बराबर में बट जाएगा। ये जितना होगा लंबाई उतना लंबाई इसका भी होगा। इसी बात को याद रखना है। इसका उल्टा भी समझ जाओ कि कभी अगर एक सर्कल है और यहाँ एक कोड है और यहाँ सेंटर है, इससे इसमें बीचों बीच आके कटा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, इसी का कन्वर्स कह सकता है इसको। तुमको लग रहा है क्या, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई हो सकता है। यहाँ देखो ऐसे ज्वाइन किया है, यहाँ भी ऐसे ज्वाइन किया, ये दो सर्कल बना है, ये दोनों सर्कल को कॉन्ग्रेंट दिखाया जा सकता है, जिसको तुम 9th क्लास में पढ़े होगे। क्या कि ये देखो ये दोनों सर्कल में ये रेडियस है और ये भी, तो दोनों बराबर होगा, ये कॉमन पोर्शन हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो RHS वाले क्रिटेरिया से नहीं कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अगर कॉन्ग्रेंट होता है कोई भी दो ट्रायंगल, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ से AP और इधर से BP का लंबाई सेम हो जाएगा। बट तुमको वेरीफाई नहीं करना है, बस ये जानकारी याद रखना है कि ऐसा होता है। यहाँ भी हम बोले कि अगर यहाँ पे A और B है और यहाँ पे O है सेंटर, तो यहाँ से मिलाओगे तो ये बराबर होगा इसका, ये इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये 90 इस बार नहीं दिया है, इसको प्रूफ करना था। तो तुम ऐसे बोल सकता है सर कि इसको चलो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और ये कॉमन था, तो S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, है ना। अगर S से ये तीनों दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीधा लाइन है ना, सीधा लाइन है, तो ये दोनों 180 भी होगा और इस CP/CT से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, तो बोलेंगे CP/CT, ये पढ़ता होगा कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर में, CP/CT से ये दोनों बराबर हो गया। तो अगर तुम सोचो ये एंगल 1 है, तो ये भी एंगल 1 ही होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि दोनों
इक्वल है इसीलिए। तो अगर ये 1 और 1 है, देखो 1 + 1 दोनों को ऐड करोगे ना तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन को बना रहा है। तो 2 एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू निकलेगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखो यहाँ का एंगल जो निकलेगा ना वो 90। मेरा कहना था कि कभी भी तुमको ये बोला जाए कि यहाँ परपेंडिकुलर है तो तुम समझ जाओ बराबर बटा होगा, और अगर कभी बोला जाए कि ये बराबर है तो तुम समझ जाओ परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब कंसेप्ट तुमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या याद रखना है, ये रहा, इसमें लिखा है एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल कोड्स थ्योरम। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें देखो यहां बता दिया है कि जब भी दो इक्वल कोड रहे तो वो ना सर्कल सेंट्रल एंगल पे सेंटर में ना इक्वल एंगल बनाता है। देखो लिखा है 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे देखो ये XY एक कोड था, यहाँ पे ST एक कोड है, दोनों कोड है, दोनों इक्वल लंबाई का। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये भी 10 सेंटीमीटर होता, और अगर ऐसा है तो ये जितना सेंट्रल एंगल में यहाँ बनाएगा उतना ये भी बनाएगा। अगर ये 20 डिग्री बनाएगा तो ये भी कितना बनाएगा, वही 20 डिग्री बनाएगा। अगर ये 60 बनाएगा तो ये भी 60 बनाएगा। मतलब क्योंकि कोड इक्वल है, कोड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी जानना है, समझना है, तभी ये चैप्टर आसान बनेगा। आगे क्या लिखा है देखो, एक टर्म आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे वही बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। थ्योरम तो बाद में जानने का चीज है, पहले ही जानो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो एक चीज याद रखना बाबू कि कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल में कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है जिसका चारों कॉर्नर पॉइंट कहाँ है, सर्कमफेरेंस में है। जैसे यहाँ हम बना, यहाँ ABCD ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल हुआ और इसका चारों पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पर है, तो तुम इसको क्या बोल सकता है कि ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर तुम इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे करता है तो ये साइक्लिक नहीं कहलाएगा। जैसे अगर कोई ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये तो बाउंड्री पे नहीं टच किया, 3 ठो टच कर रहा था बट एक कॉर्नर जो है सो साइड वाला नहीं किया, तो इसको साइक्लिक तुम नहीं बोलोगे। और अगर तुम ऐसे बनाता है, सर देखो ये है, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, देखो यहां ये भी है ABC और इसको D करेंगे तो इसमें क्या है, 3 ठो तो बाउंड्री पर है लेकिन एक है सो बाहर निकल गया, एक कॉर्नर बाहर निकल गया, तो इसको भी तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसी को बोला जा सकता है जिसका चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे लाई करे, बाउंड्री पे लाई करे, ना तो थोड़ा अंदर ना ही थोड़ा बाहर, बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री पर रहे, तो उसको कहा जाता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है सर, तो उसका कहना रहता है, उसका अलग कहना है, बोला है कि देखो अगर तुम ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, जैसे ही देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सुंदर सा अच्छा सा है ना, तो बोला क्या, देखो ये तुम ऑपोजिट एंगल बोलोगे इसको, देखो ये क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट है, ये भी देखो ऑपोजिट एंगल है। तो बोला गया है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा ना, उसका नियम है कि अगर तुम उसका ऑपोजिट एंगल को ऐड करोगे ना तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री बोल सकता है, सप्लीमेंट्री भी 180 डिग्री को ही कहा जाता है, दो एंगल जिसका सम 180 हो उसको सप्लीमेंट्री। तो यहां पे वही बोला गया है कि द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ A और C है ना, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, तो बोलेंगे 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल D प्लस एंगल B कितना होगा, तो वो भी 180 डिग्री होगा। क्लियर, इस तरह का चीज है। आगे और बढ़ेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल थ्योरम। क्या होता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल थ्योरम, बहुत अच्छा चीज है। देखो पहले तो हम लोग पढ़े थे टेंजेंट क्या होता है, हम बोले थे ऐसे एक सर्कल है और सर्कल में कोई भी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हो तो इसको कहा जाता है टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोला जाता है। तो टेंजेंट से रिलेटेड क्या कंसेप्ट हो सकता है, तो बोला गया है देखो कि द टेंजेंट मेक अ राइट एंगल विथ रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, टेंजेंसी
देखो यहाँ ये है टेंजेंट, ये दिख रहा है ए बी, ये एक टेंजेंट है और इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा तभी ये टेंजेंट बना। लेकिन अगर तुम ये सेंटर और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पे रेडियस हो गया ना, ये लाइन क्या हो गया, ये सेंटर हुआ और ये हो गया रेडियस। तो रेडियस पे जो टेंजेंट होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। जैसे सपोज एक दो चीज और बताते हैं, देखो यहाँ एक सर्कल है। अच्छा, इस सर्कल पे बाहरी पॉइंट से तुम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? वैसे अगर तुमसे पूछे ना एक सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बोले इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अंत नहीं है। बट अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ ये बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट एक जो दिख रहा है ना, यहाँ से ईस्ट में कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? तो इसमें दो टेंजेंट सिर्फ ड्रॉ हो सकता है, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे। अब देखो ये टच नहीं हुआ है उतना अच्छा से, बट चलो अब ठीक है, ये हुआ टेंजेंट। अब देखो यहाँ भी तो रेडियस होगा सर, यहाँ पे सेंटर होगा तो इससे इसको मिला देंगे तो रेडियस, ये भी रेडियस। तो क्या ये नियम वहां भी लागू होगा कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है? बोला हाँ, वहां भी लागू होगा। क्या होगा? यहाँ का जो एंगल होगा ये वाला, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये होगा यहाँ भी 90 डिग्री और ये वाला भी होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तब तो एक चीज और समझ में आ गया। देखो अगर ये 9th क्लास में तुम लोग सर्कल पढ़े होंगे ना बाबू, तो तुमको वहां बताया गया होगा कि ऐसे दो टेंजेंट है और यहाँ पे ई जो एंगल होता है ना और यहाँ का एंगल, देखो है तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसको भी तुम ना गिनोगे तो एक साइड 2 3 4 ऐसे। मान लो यहाँ पी था, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया पी टी और पी क्यू और यहाँ है ओ। तो देखो ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड बना। तो ये चार साइड से मिलकर बनाया, तो इसको भी तुम एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता है। क्वाड्रिलेटरल में देखो ये 90 है, 90 180 तो हो गया। और एक क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल मिला के होता है 360। अब 360 का मतलब क्या हुआ? 360 का मतलब 180 प्लस 180। अब सोचो ये दोनों मिलके तो 180 हो ही गया है, तो इसका मतलब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल भी मिलके कितना होगा? 180। मतलब ये दोनों भी क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो काफी काम का चीज था, सीखने लायक। अब देखो इतना चीज जान गया है, तो देखो यही वाला डायग्राम जो अभी हम तुमको बता रहे थे, उसी चीज को यहाँ लिए हैं और लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट थ्योरम। मतलब जब भी तुम दो टेंजेंट ड्रॉ करता है किसी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल में, तब तो क्या क्या तुमको याद रखना चाहिए? पहला कि रेडियस के साथ ही 90 डिग्री बनाता है, ये भी देखो रेडियस के साथ 90 बनाता है। ठीक है, और यहां से तुम ये टेंजेंट बना एक ठो और यहां से यहां तक भी टेंजेंट बना, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं पी ए को, और इधर पी बी को, और ये इससे सेंटर से मिल गया है। तो यहाँ पे ना तुम इस ट्रायंगल को जो पी ए ओ है, इसको तुम कॉन्ग्रेंट दिखा सकता है पी बी ओ का। मतलब ये वाला जो लाइन तुमको दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसको तुम कॉन्ग्रेंट दिखा सकता है। किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ इसको कॉन्ग्रेंट दिखा सकता है। कैसे? पहला चीज देखो कॉन्ग्रेंट कैसे होगा। देखो ये कॉमन पोर्शन होगा दोनों में, उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और ये वाला देखो रेडियस है तो ये भी हो जाएगा कॉमन, मतलब इक्वल हो जाएगा। और दूसरा यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तब फिर तुम ये कह सकता है ना कि सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब फिर सर ये हो जाएगा कि ट्रायंगल पी ए ओ जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सर ट्रायंगल पी बी ओ का। क्यों होगा? इसको तुम कह सकता है, देखो राइट एंगल है, एक तो हाइपोटेन्यूस और ये बाई आर एच एस, तुम कह सकता है आर एच एस से ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। और अगर ये आर एच एस से कॉन्ग्रेंट है तो फिर ये वाला जो दोनों साइड है पी ए वो बराबर हो जाएगा पी बी का। मतलब ये जो बाहर से जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, वो दोनों टेंजेंट का लंबाई इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी सेम होगा, सीपीसीटी जिसको कहते हैं। तो एंगल ए पी ओ जो होगा, ए पी ओ वो बराबर हो जाएगा एंगल बी पी ओ।
APO जो होगा वो बराबर होगा BPO का। इसको भी तुम CPCT बोल सकता है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। और क्या बोल सकता है, यहां का एंगल को इसके बराबर बोल सकता है, मतलब एंगल AOP जो होगा वो बराबर होगा एंगल BOP का। AOP जो होगा बराबर होगा BOP का। तो इसको भी तुम बोल सकता है कि बराबर। इसका मतलब एक सर्कल जिसमें दो टेंजेंट बाहर से ड्रॉ किया गया है उसके बारे में क्या क्या चीज बताया गया कि यहां पे बोला गया पहला पॉइंट कि टू टेंजेंट हैव द सेम लेंथ, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा चीज, द टू टेंजेंट सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो टेंजेंट्स आ रही है दोनों यहाँ पे सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। और तीसरा, द लाइन दैट कनेक्ट द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेंटर विल डिवाइड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इनटू टू इक्वल पार्ट। देखो ये जो सेंटर से यहाँ पे जो कनेक्ट किया ना वो इस ट्रायंगल को, मतलब इसको दो हिस्सा में बराबर बराबर बांटता है। इसका मतलब OPA जो होगा OPA बराबर हो जाएगा OPB का। तो ये तीनों पॉइंट जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों तुम लोग को याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से तुम लोग को इतना सब क्लियर हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा एक बार रिकॉल करा दें क्या, एक बार तुमको फिर से रिकॉल कराते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी पड़े। ठीक है, देखो हम क्या क्या चीज तुमको बताए। सो हम तुमको पहला चीज बताएं, पहला चीज क्या बोले, देखो एक बोले ये सब जो मेन थ्योरम है, बाकी तो खैर है ही बहुत सारा। हम पहला चीज बोले कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो यहां पे एक आर्क द्वारा, ये आर्क जो है इस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसका आधा अनदर पॉइंट पे बनाएगा। उसका आधा अनदर पॉइंट मतलब इधर भी आधा हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पे मान लिया 60 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री? क्योंकि ये जो आर्क दिख रहा है इसी आर्क से सेंटर पे बना है और इसी आर्क से अनदर पॉइंट पे बना है। अनदर पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा आधा होता है सेंटर पे बना हुआ एंगल से। उसके बाद देखो दूसरा चीज उसके बाद दूसरा चीज क्या बताएं, अगर ये सर्कल है और बोले कि यहाँ पे अगर कोई आर्क या सेगमेंट है तो इससे यहाँ का एंगल और यहीं से यहाँ का एंगल, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। इसमें क्या लिखेगा देखो, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल फ्रॉम एंगल मेड बाय सेम आर्क at another point of the circle। ये चीज तुमको याद रखना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोले, यहां एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट of a circle are equal। यहां तुम चाहो तो ऐसे लिख सकता है, टू और मोर एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तीसरा चीज क्या बताएं कि एक सर्कल में अगर ये डायमीटर है तो इस पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, अगर ये डायमीटर है तब। तो एंगल मेड बाय
एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल एट द circumference इज 90 डिग्री। दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा ऐसे। इसके बारे में क्या लिखा है आगे देखना। एक बोले कि अगर ये बाउंड्री से टच होके कोई क्वाड्रिलेटरल बने तो ये बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट वाला हिस्सा क्या होता है, 180 होता है। उसका सम मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी यहां करोगे तो 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो 180 होगा। क्लियर है, ये सब चीज याद होगा। उसके बाद अगर एक सर्कल है उसमें ये कोड है और ये सेंटर है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। और अगर ये सर्कल है, यहाँ पे कोड है और यहाँ सेंटर है, यहाँ से ही बराबर बराबर अगर बटा हुआ है तब फिर ये 90 डिग्री होगा, इसी का कन्वर्स। तीसरा यहाँ पे बोले कि एक सर्कल है, यहाँ से दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट सेंटर से तो 90 डिग्री यहाँ बनाएगा ही, ये 90 डिग्री बनाएगा। साथ ही इसको अगर यहाँ से यहाँ मिला दिए तो ये जो दोनों ट्रायंगल बना, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला सीपीसीटी से ये बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। दोनों टेंजेंट को ये जो O से यहाँ तक अगर कोई पॉइंट इसको डिवाइड किया तो वो इक्वल इक्वल डिवाइड करता है दोनों हिस्से को। तो ये सब बेसिक चीज था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम याद रख लिया तो तुमसे सर्कल धुआं धुआं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब तुमसे बनता है कि नहीं। एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले लिए हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं। तो पहला देखो क्या लिखा है, द एंगल सब्टेंडेड बाय डायमीटर। एंगल जो सब्टेंड होता है डायमीटर के द्वारा, ठीक है, कहां पे होता है, तो बोला गया है एंगल सब्टेंडेड बाय अ डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू। देखो अभी हम बता रहे थे कि अगर एक सर्कल है, इसका ही डायमीटर है, तो डायमीटर से जो कहीं सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। मेरे से पहले दिमाग में आया कि नहीं आंसर, 90 डिग्री। तो तुमको ये वाला पोर्शन को टिक कर देना चाहिए कि हाँ सर ये 90 होगा, समझ में आ गया, है ना। उसी तरह से अगर तुमसे पूछता इफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज 50 डिग्री, अगर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल, मान लो ऐसे करके एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से मान लो ऐसे करके ऐसे मिला दिया, तो यहाँ का एंगल बोल रहा है कि अगर ये 50 डिग्री है, देन द सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो इसका सेंट्रल मतलब यहाँ सेंटर पे अगर इसी से मिला देता तो कितना होता। तो अभी देखो याद करो क्या बोले थे कि कोई भी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है किसी अनदर पॉइंट से। तो अगर यहाँ अनदर पॉइंट है, यहाँ पे 50 डिग्री बना है, तो यहाँ पे उसका डबल होगा, मतलब 2 इंटू 50 मतलब 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ द ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, अगर ये ए है, बी है, सी है और डी है। देखो बच्चा, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा तेज है तो उसको अगर आ गया है तो तुम वीडियो को फास्ट करके देख सकता है, बट जो बच्चा कमजोर है उसके लिए हम थोड़ा धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो बाई चॉइस अगर तुमको लगता है कि ये सब है तो तुम 2x वगैरह पे भी देख सकता है, ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारा टाइम भी बचे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा। आगे लिखा है द ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, तो ये ऑपोजिट एंगल हुआ ये और ये, या इधर का एंगल तुम लेगा इससे, तो अगर तुम ऐड करोगे
तो कितना हो जाएगा, तो ये ऑपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए और एंगल सी मिलके कितना हो जाएगा 180, और 180 को क्या कहते हैं पता है ना, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। दो एंगल जिसका सम 180 हो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद देखो यहाँ एंगल फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ये सर्कल है, इसमें ये सेगमेंट हो गया, मान लो ये इस सेगमेंट पे अगर ऐसे दो गो एंगल या दो से ज्यादा भी बन जाए तो बोल रहा है कि ये जो सेम सेगमेंट पे दोनों बना है ना, ये क्या क्या होता है, इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये डिफरेंट होता है, राइट एंगल, नन ऑफ दिस इक्वल, क्या होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये हमेशा इक्वल होता है। अच्छा क्यों होता है, इसको वेरीफाई करना चाहो ना, तो मान लो यहाँ एक सेंटर है और यहाँ पे ऐसे करके कुछ एंगल बना होगा सेंटर पे, मान लो 60 डिग्री, तो इसी वाले आर्क से देखो सेंटर पे 60 बना, तो अनदर पॉइंट पे कितना बनेगा, तो बोलेगा 30। अच्छा अनदर पॉइंट सिर्फ यही थोड़े ना है, यहाँ भी तो है, इसी से आर्क से बना है, तो ये भी होगा 30। तो देख रहा है इक्वल हो गया ना, ठीक है, इक्वल हो गया। तो इस तरह से एमसीक्यू का ये हमने 4 क्वेश्चंस लिया था जो कि बड़ा आसानी से बन भी गया। अब हम आते हैं थोड़ा आगे, क्या लिखा है देखो, इन द सर्कल गिवन बिलो ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। बोल रहा है कि यहाँ अंदर में देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है अंदर में, ठीक है। आगे लिखा है एंड द टेंजेंट डी, यहां देखो डी एक टेंजेंट है, ठीक है, मीट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट बी, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई। अभी याद करो बच्चा, सबसे पहले हम क्या बताए थे, अब भी तुमको हम रिकॉल करा देते हैं एक बार, क्या बताए थे। सबसे पहले हम ये बताए थे, क्या बताए थे कि कभी भी एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ऐसे ट्रायंगल बना है, तो यहां जो इस टेंजेंट के साथ इस कोड का एंगल बना है ना वो, और उसका अल्टरनेट वाला जो कोड है उसके साथ जो एंगल बना है वो, ये दोनों इक्वल होता है, और ये वाला इसके बराबर होता है। इसको कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तुम उस समय सिखा रहा था, तब फिर ये दिखाने का जरूरत भी नहीं पड़ता और तुम इसको आराम से बना लेता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वही करेंगे, बोलेंगे बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल ईबीसी जो होगा, ईबीसी मतलब ये वाला एंगल, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना, वो होगा बराबर BAC का, ठीक है। यानी कि ये जो y है इसका वैल्यू और ये जो x है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो ये तीनों मिला के कितना होता है, ये तीनों मिला के ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहले ही चाहो तो तुम निकाल लेता है, क्या लिखता, हेयर इन ट्रायंगल एबीसी में x प्लस 57 डिग्री प्लस 48 तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 105 इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 105, माइनस करोगे 10 में 5 जाएगा 5, 75 निकला, x का वैल्यू 75 निकला। और अभी क्या निकला है, यहाँ हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट से दिखाए हैं कि x और y बराबर है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्या क्या लिख सकता है कि देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, तो बोलेंगे y भी हो जाएगा सर 75 आंसर, मतलब हेंस x भी 75, y भी 75। क्लियर, इस तरह से ये बन गया, ठीक। इसी तरह ये टाइप का क्वेश्चन अलग अलग टाइप का देखो यहाँ पे आ गया, क्या लिखा है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द सर्कल थ्योरम। बोल रहा है यहाँ पे कुछ सर्कल का थ्योरम यूज करो और बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चा यहाँ पे ये ना डायमीटर है
और डायमीटर है, तभी हम रूल बताए थे कि डायमीटर पे कोई भी एंगल बनता है ना तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट तुम लिख देना कि हेयर एंगल ए बी सी जो होगा ना वो होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, रीजन लिख देना यहाँ, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है, इसीलिए 90 होगा। तो यहां लिखना देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी में ये तीनों मिला के मतलब 37 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर x, तीनों मिला के 180 होगा। तो ये 7 होगा, ये 12 होगा। तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस 127, 53। ये हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर, ये 53 डिग्री आंसर हो गया इसका। अब यहां देखिए वही सब थ्योरम को हम रिकॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन इससे बड़ा बड़ा इसके बाद आएगा, पहले ये सब हो जाए तब। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द सर्कल थ्योरम। तो सर्कल थ्योरम का यूज करके ई x का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे कि देखो सर ये एक आर्क है और इस सेंटर पे जो एंगल बनाया ना वो x है। तो अनदर पॉइंट पे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है अनदर पॉइंट से। तो यहां लिखेंगे क्या कि हेयर एंगल ए ओ बी जो होगा ना, ए ओ बी वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी का। क्यों, तो रीजन है एंगल मेड बाय सेम आर्क एट सेंटर इज डबल फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये पढ़े थे, इसीलिए ए ओ बी जो था x वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 47 का। तो x का वैल्यू हो गया 1494 डिग्री। क्लियर, इस तरह से ये बन जाता है। कोई दिक्कत, बहुत इजी है ना। अब देखो यहां इन द गिवन फिगर द पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17 इंच। बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है ना बच्चा, देखो यहां से यहां तक रेडियस है, यह 17 इंच। OP है 8, ये OP है ना, ये 8 है। तो बोला है फाइंड लेंथ ऑफ द कोड। तो हम लोग पढ़े थे अभी बाबू कि अगर एक कोड है और यहां से तुम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये ना यहाँ पे मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो ये आधा आधा में बट जाता है। और अगर आधा आधा में बट रहा है तो ये 17 है, देखो ये 17 है, तो 17 और ये 8 है, तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है। 17 8 है तो तुम AP निकाल सकता है। डायरेक्ट क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल, पहले लिख देना है कि सिंस OP जो है सो परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है, देयरफॉर तुम कह सकता है कि AP बराबर होगा BP का। AP जो होगा वो BP के बराबर है। इन ट्रायंगल OAP में OAP में AO का स्क्वायर करेगा ना तो बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AO का स्क्वायर जो होता है वो OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर होगा। OA का वैल्यू 17 है तो 17 का स्क्वायर, और OP का जो वैल्यू है वो है 8 का स्क्वायर। तो AP का वैल्यू कितना होगा सर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसको इधर ले आओगे ना तो 8 का 64 होता है। तो AP का स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो AP सिर्फ आएगा रूट में। देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, 9 में 4 5 225, जिसका वैल्यू आता है 15 इंच। बोला था तो इंच ही होगा, है ना। तो AP निकला 15 इंच, तो पूरा AB कितना निकलेगा,
ए बी कितना निकलेगा, तो ए बी निकलेगा डबल ऑफ एपी, एपी का डबल, तो 2 इंटू 15 यानी कि 30 इंच, 30 इंच होगा। ठीक है, 30 इंचेस। क्लियर? इस तरह से तुमसे ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज और होता है, सर्कल में हमेशा यूज होता है, देखो ऐसे कभी भी ऐसे ऐसे करके मान लो एक ट्रायंगल बना ना सेंटर पे ऐसे करके, तो यहाँ पे ना हमेशा ये तो रेडियस होता है हमेशा, तो ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया, समझ रहे हैं? और ऐसा जब भी कहीं क्वेश्चन मिल जाए ना, अगर मिल जाए, तो तुम हमेशा इस चीज को याद रखना कि सर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आइसोसेलिस ट्रायंगल अगर है, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ये सब चीज याद है? ये जो ट्रायंगल है अगर ये आइसोसेलिस है ना दोनों, तो यहाँ का बेस एंगल दोनों का क्या होगा? हमेशा सेम। तो यहाँ भी चूंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाता है हर केस में, इसलिए यहाँ का भी ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल ही होगा। इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ लेकिन आगे चल के होगा, है ना? तो इसीलिए इसको भी याद रखना है दिमाग में। देखो यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये सर्कल बना है सारा, बाउंड्री पे इसका वर्टिसेस मिला हुआ है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री है। तो यहां लिखेगा कि हेयर ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A प्लस एंगल C यहां मिलाओगे तो 180 होना चाहिए, एंड एंगल B प्लस एंगल D मिलाएंगे तो भी 180 होना चाहिए। A कितना है? X, C कितना है? 98 है, सब मिलाएंगे तो कितना होगा? 180। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 98। देखो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो कैरी लेगा, 2 बचेगा, और ये 8 बचेगा, तो हो गया 82 डिग्री x का वैल्यू। और अगर यहां से देखो तो यहां b कितना है? y है, और d कितना है? 95 है, मिलके कितना हुआ? 180। तो y का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 95, 10 में 5 5, 85। क्लियर? तो इस तरह से एक्स वाई भी निकल गया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे तुम अगर यहाँ का क्वेश्चन लेना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या लिए हैं। देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर एक सर्कल पे बाहरी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए ना तो दोनों इक्वल होता है, इक्वल लंबाई का होता है। तो यहां लिखेंगे कि हेयर एपी एंड बीपी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि AP जो होगा वो बराबर होगा BP का। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10 है वो बराबर होगा 46। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 46 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 36। एक्स का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट आएगा, जिसका आंसर प्लस में 6 होगा, माइनस में तो नहीं, क्योंकि माइनस, वैसे माइनस में भी हो सकता है क्या, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तब भी यहाँ पे स्क्वायर करने से प्लस ही हो जाएगा, तो कुल मिला के यही आना चाहिए। क्लियर? तो ये आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो आगे इस टाइप का और क्वेश्चन अगर तुमको बनाने का मन कर रहा है तो देखो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर RS डायमीटर है। सर ये RS तुमको दिख रहा है कि नहीं? ये RS क्या है? एक डायमीटर है, इधर सेंटर होगा, यहाँ का जो एंगल बना है ना 29 डिग्री बना है, और ये जो लाइन दिख रहा है ना ये लाइन इसका पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है।
तो तुमसे पूछ रहा है क्या, एन एम इज पैरेलल टू आर एस और एम आर एस 29 है, कैलकुलेट करो आर एन एम। आर है यहाँ, एन एम मतलब तुमसे आर एन एम मतलब इसको देखो ज्वाइन कर दो, तभी होगा आर एन एम। ठीक है, यहां से यहाँ लाइन ज्वाइन है, तो ये तुमसे पूछ रहा है कितना होगा बताओ। तो एक चीज तुमको ये पता होना चाहिए कि देखो यहां पे जितना एंगल दिया है 29 है, तो तुम यहां से अगर इसको ज्वाइन कर देता है, देखो बाबू इसको तो हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ज्वाइन किए हैं आर एन एंड एम एस को, एम एस ये है एम और एस, अगर इसको तुम ज्वाइन कर दिया तो फिर देयरफॉर एंगल ये वाला जो होगा नहीं 90 हो जाएगा, आर एम एस, क्योंकि सेमी सर्कल पे है। रीजन लिख देना, एंगल ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसलिए ये 90 हो गया। अच्छा ये बताओ, ये 90 है, ये 29 है, तो ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, देयरफॉर एंगल एम एस आर प्लस एंगल आर एम एस प्लस एंगल आर एम एस प्लस एंगल, इसका नाम होगा एम आर एस, ये तीनों मिला के 180 होगा। इसको कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो ये एम आर एस या एम एस आर ये तो नहीं पता, लेकिन ये है 90 डिग्री और ये है 29 डिग्री और इधर है 180। कितना आ जाएगा ये एंगल, तो 180 में से 119 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 81 डिग्री। क्लियर, तो ये 81 हो जाएगा। एट्टी वन होगा कि 71, देखो 10 में 9, ठीक है, गलती कर दी है ना, इतना आएगा। ठीक, अब सही है, 61 आएगा। तो देखो यहाँ का एंगल आया 61। अब बताओ सर ये क्यों निकाला, निकालना तो था आर एन एम, आर एन एम है यहाँ। तो देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ लिख देना आगे कि सिंस आर एस एम एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल आर एन एम प्लस एंगल आर एस एम मिलके 180 होगा। तो आर एन एम कितना होगा, तो यहाँ 61, यहाँ 180, दस में ये गया तो 9 बचा, 119 डिग्री। कोई दिक्कत, तो ये निकल गया इतना। इतना अगर हो गया, देखो ये हो गया, तो तुमसे बोला था एन आर एम बताओ कितना है। एन आर एम कहाँ है, एन यहाँ है, आर यहाँ है और एम यहाँ है। तो बोला ई कितना होगा सर, ई बताओ। पहला नंबर तो बड़ा आसानी से बन गया। अब देखो ये अगर तुमको चाहिए तो ये तो तुमको पता चल गया कि 119 है, और ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये 29 होगा, तो ये भी कितना होगा 29, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर तुम सेकेंड पार्ट बनाना चाहता है ना, पहले लिखो कि सिंस एन एम जो है ना वो पैरेलल है किसका, आर एस का, इसीलिए एंगल एन एम आर जो होगा वो 29 डिग्री होगा। क्यों होगा 29 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से ये 29 होगा। देयरफॉर एंगल एन आर एम अगर निकालना है तो 180 में माइनस कर देंगे वो दोनों एंगल, 119 प्लस 29, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिए
तो यहाँ 180 है, उसमें माइनस हो जाएगा 148, कितना आएगा 2 3 32 डिग्री। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा पहले वाले से कैलकुलेटिव, तो ये बन गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी मिलेगा। देखो यहां बोल रहा है क्या, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी और सी डी पैरेलल है। यहां भी बताया गया है कि ये लाइन जो दिख रहा है ना ये सर, ये सेंटर ये डायमीटर हुआ और ये लाइन इसका पैरेलल है ये, और ई वाला एंगल है यहाँ का, ये देखो यहां से यहां मिलाया है, ये है 25 डिग्री। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है क्या, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल एडीसी 25 है, फाइंड द एंगल ए ई बी कितना होगा। तो ए यहाँ है, ई यहाँ है, बी यहाँ, मतलब ई एंगल पूछ रहा है कितना होगा। फिर बोला गया है फाइंड द एंगल ए ई बी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्या लग रहा है कैसे बनना चाहिए ये। तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है कि ये बनाने का तरीका हो सकता है एक, कि ये अगर डायमीटर है, ठीक है, ये अगर डायमीटर है, ये डायमीटर, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये होगा 90 डिग्री, सेमी सर्कल पे बन गया इसलिए। ठीक है, और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि जब सर यहाँ पे 25 था, ये 90 था, तो ये निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो ये 90 25, मतलब 90 प्लस 25 प्लस एंगल ACD सब मिला के कितना होगा 180 होता है। तो एंगल ACD कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये दोनों मिला लो, यहाँ 5 और 11, तो कितना बचेगा 65 डिग्री। ये निकला 65 डिग्री। हमको कौन सा चाहिए, यहां वाला एंगल। कैसे निकलेगा, अब जो दूसरा लॉजिक यहां बचता है वो क्या बचता है कि इसको हम कैसे भी 90 दिखा दिए, इसको भी ये दिखा दिए इसको अगर यहां से यहां मिला दे, देखो ये, तो ये 65 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाता है ये। ठीक है, ये बन जाता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये 65 है तो ये भी 65, तो देखो 65 हो गया 130, ये दोनों मिलके, तो ये कितना होगा, तो बोलेगा सर ये बन जाएगा 130, इधर बना था तो ये 50 हो जाएगा सर, 50 है और उधर 130, पूरा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। उसके बाद देखो, अगर तुम यहां का एंगल निकालना चाहो, देखो यहां का एंगल, तो ये कितना होगा, बहुत ईजी है। देखो ये वाला सेगमेंट था, ये वाला आर्क, ये देखो सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ये ना यहाँ पे 25 था ना, तो ये भी कितना होगा पता है 25। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25। और अगर ये 25 है ना, तो देखो यही आर्क से यहाँ का एंगल बना है 25, तो यहीं पे सेंटर पे कितना बनेगा, तो ये बनेगा 50 का डबल। एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब देखो ये 50 है, ये 50 है, मिलके 100 हो गया, और ये एक सीधा लाइन है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया 80 हो गया। अगर ये 80 है तो देखो ये जो आर्क दिख रहा है ना, ये वाला, इस सेंटर पे 80 बनाया था, अनदर पॉइंट पे कितना बनाएगा, आधा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ठीक है, देखो हम भी यहीं पे दिमाग लगा रहे होते हैं कैसे बनता है ये स्लाइड, जो बनता है उससे पहले हम इसको रट के नहीं आए हुए रहते, तो हमको भी सोचने में टाइम लग जाता है। तो अगर तुमको ये दिख रहा है कि इतना सारा मेहनत, इतना सब ये करते हैं, तो तुम अपने तरफ से थोड़ा सा सहयोग क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो, है ना, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे इतना हो गया है ना, इसको हम यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते थे और लिखना चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे ही समझा दिए ताकि तुम लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को रिकॉल करना, थोड़ा पीछे जाके उसको फिर से देखना, ऑनलाइन में यही तो फायदा है, तुम जितना बार चाहो उतना बार इसको देख सकते हो। अब यहाँ देखो AB डायमीटर है, AB डायमीटर है, मतलब ये वाला देखो ये है डायमीटर और ये है सेंटर।
diameter of the circle APBR as shown in this figure. APQ and RBQ are straight line. देखो ACB यहाँ लिखा है, इधर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ गया है, देखो APQ यहाँ से एक लाइन गया है इधर और एक लाइन यहाँ से भी गया है इधर, ये है 25 डिग्री और यह 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तुमसे बोल रहा है RPRB कितना होगा, तो P यहाँ है और R देखो PRB बोल रहा है ये कितना है, ये वाला कितना है। तो देखो सिंपल बात है, ये वाला जो आर्क तुमको दिख रहा है ना, इसी से ही 25 बना है, तो ये भी कितना होगा 25, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, इसी पे बना है इसलिए। तो पहला नंबर बन जाएगा एंगल PRB कितना होगा, तो बराबर होगा एंगल PAB का, यानी कि 35 डिग्री, ये 35 है। क्यों, तो यहाँ लिख देना एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट। दूसरा नंबर तुमसे पूछ रहा है क्या कि यहां पे 25 है, बोला था PBR कितना होगा, तो PBR कहां है, PBR ये वाला कितना है। देखो यहां से एक सीधा लाइन ऐसे भी आया है, ठीक है, यहां का एंगल तुमसे पूछ रहा है कितना हो। ठीक है, तो कैसे बन सकता है ये, तो इसको बनाने का जो तरीका हो सकता है वो है, E निकल गया हम लोग का 35, ठीक है, और ये था, ये देखो डायमीटर था, सेंटर से होके पास हो रहा था, इस सेंटर से पास हो रहा था, तो यहां पे बनेगा ये 90 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री। और अगर ये 35 है, ये 90 है, तो तुम ये आधा जो एंगल है ना, ये वाला, ये निकाल सकता है बड़ा आसानी से। या फिर और क्या कर सकता है, एक काम और, क्यों उतना करें, हम एक ही बार में आंसर ही ले आते हैं सर, क्या, देखो ऐसे आंसर आएगा। क्या होगा, देखो ये अगर 90 डिग्री है ना, तो ये तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें ये है 90 और ये 25, तुम लोग कभी पढ़ा था, ऐसे कोई भी ट्रायंगल और ये बढ़ा हुआ है एक्सटेंडेड, तो ये दोनों मिलके एक्सटीरियर एंगल बनता है, उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर तुमको यहाँ PBR चाहिए ना, एंगल PBR, तो ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल बन गया इसका, वो बराबर होगा BPQ प्लस एंगल PQB का। क्यों होगा, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक हो गया 90 डिग्री और एक हो गया 25 डिग्री, तो मिला दोगे तो हो जाएगा 115 डिग्री, यहां पे मिला 115 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है सर, एक और बच गया, उसको भी बना ही दो। तो क्या है वो, थर्ड नंबर, उसमें दिया है BPR कितना होगा, BPR, ये रहा B, ये रहा P और ये रहा R, ये वाला एंगल कितना होगा। तो बहुत आसान है सर, थोड़ा सा इसको दिमाग लगा कि ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा था यहाँ, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा था ये वाला, इस ट्रायंगल में तुमको यहाँ का एंगल 35 पता था, यहाँ का एंगल अभी निकाला है 115 डिग्री, तो यहाँ का एंगल कितना होगा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो कितना हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल PBR में क्या लिखेगा, एंगल RPB तुमको चाहिए, तो 180 में क्या करो, 180 में क्या करेगा, माइनस कर देगा उसको। देखो ये 115 डिग्री और ये 35 डिग्री, एक 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री में ये 30 डिग्री बन गया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, और क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, देखो बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके रखे हैं। ये भी इसमें तुमसे पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
एंड ए बी सी 55 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो यहां से एक लाइन ऐसे गया है, यहां से एक लाइन यहां से एक लाइन इसको मिलाया है, एक लाइन यहां से यहां मिलाया है। बोल रहा है ये वाई है और ये एक्स है, यहां से एक लाइन यहां भी गया, ये है 55 डिग्री। बोल रहा है एक्स और वाई कितना होगा, ठीक है। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों 55 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और दो इंटीरियर एंगल मिलाने से ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो x निकल जाएगा। x कितना होगा 55 प्लस 55 यानी कि 110। क्यों बना ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण बना। और y कैसे बनेगा, y कैसे निकलेगा। देखो सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल 180 होता है, तो जो 55 है ना इसका ऑपोजिट y ही होगा। तो तुम डायरेक्ट लिख सकता है कि यार y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 55, ठीक, 125 डिग्री आ गया। इस टाइप से ये भी बन गया, काफी आसान था। यहां पे देखो क्या लिखा था, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी का। ए बी यहां है, ए बी यहां है और ये डीसी है, दोनों है पैरेलल। तुमसे क्या बोल रहा है, ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ई डायमीटर है, यहां से एक लाइन इधर आया है, एक लाइन यहां भी गया है, एक लाइन यहां भी मिला हुआ है, एक लाइन यहां से यहां, एक लाइन यहां से यहां, ऐसे। तो तुमसे पूछ रहा है कि बीईडी 65 है, बीईडी कहां है, तेरा बीईडी ये है 65 डिग्री। अगर ये 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, कैलकुलेट करो डीएबी कितना होगा। डीएबी कहां है, डीएबी ये वाला तुमसे पूछ रहा है ये कितना होगा। तो तुम देखो बच्चा, अगर ये समझ पा रहा है तो देखो ये एक सिगमेंट हो गया एक तरह से, और यही सिगमेंट से देखो ये वाला एंगल बना है दोनों किनारे से, और यही वाले से ये भी बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल लंबाई का, इक्वल मेजरमेंट का होना चाहिए एंगल ऑन द सेम सिगमेंट। तो डायरेक्ट हम पहला नंबर में लिख देंगे कि एंगल DAB जो होगा ना वो बराबर होगा एंगल DEB का। क्यों, तो एंगल ऑन सेम सिगमेंट, इसका मतलब ये 65 डिग्री होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा DBDC, बी यहां है, डी यहां है और सी यहां है, बोले ई कितना होगा बताओ, ई वाला। बोले बहुत आसान है, देखो ई डायमीटर था ना तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, पहला चीज। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे कि सिंस AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर, अगर ये डायमीटर है देयरफॉर एंगल ADB कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल। और अगर ये 90 है तो देयरफॉर एंगल ये वाला कितना होगा, ये तो बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब DBA कितना होगा, तो बोलना 180 में से माइनस कर दो ये 90 को और ये 65 को, दोनों निकाले थे, इसको माइनस कर दो, यहां लिख देना ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये 180 हुआ, ये दोनों मिलाओगे तो यहां 155, तो 25 मिला। और अगर ये 25 मिला तो ये भी 25 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल BDC वो कितना हो जाएगा 25 डिग्री।
डन। ठीक, तो इस टाइप से ये भी बन चुका है। ठीक है, वही निकालना था कि वो कितना होगा, तो वो 25 निकला। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ये भी देखो, यहां तुमसे बोला है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी डायमीटर है, ये देखो ए बी डायमीटर है। ठीक है, ये सेंटर है। तुमसे पूछ रहा है कोड ईडी इज पैरेलल टू ए बी। ईडी जो है ये वाला लाइन, ये पैरेलल है ए बी का, ये लाइन इसका पैरेलल है। एंड ई ए बी 63 है, ई ए बी ये वाला 63 है। तुमसे पूछ रहा है ई बी ए कितना होगा। ई बी ए, तो देखो ई यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है। तो अगर तुम इसको ऐसे मिला दिया ना, तो ये 90 डिग्री होगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल। डायरेक्ट लिखना है यार, एंगल ए ई बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल ऑन सेमी सर्कल। और अगर ये 90 और ये इतना है, तो देयरफॉर एंगल ई बी ए कितना होगा, तो बोलना 180 जो होता है ना, उसे माइनस कर दो 90 प्लस 63 को, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। क्लियर? तो ये हो गया 180 डिग्री और ये माइनस होके हो जाएगा 15। (27 डिग्री आया। ठीक है, तो ये निकला है तुमको, तुम्हारे पास 27 डिग्री है। तुमसे बोला था BCD क्या होगा। BCD कहाँ है? ये रहा BCD। देखो यहां से एक लाइन इधर गया है, ठीक है, और एक लाइन यहां भी मिला है, तो बोल रहा है यही वाला बताओ कितना होगा। अच्छा, ये अगर 27 है तो ये भी कितना होगा? 27। क्यों होगा? अल्टरनेट। देखो ये लाइन इसका पैरेलल था ना, तो ये इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेकेंड पार्ट के लिए लिखना कि सिंस ED जो है ना वो पैरेलल है किसका? AB का। और अगर ये ऐसा है, देयरफॉर एंगल DEB जो होगा वो बराबर होगा एंगल EBA का, और वो 27। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आगे लिखना ऑल्सो EDCB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 25 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो दोनों मिलके 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल BCD प्लस एंगल DEB वो होगा 180 डिग्री, जिसमें हमको यही निकालना है BCD, बट ये हमको पता चला है 27। तो BCD कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 180 माइनस 27, यहाँ 3 बचेगा, 5 यहाँ और यहाँ 153 डिग्री आंसर आ गया है। तो इस टाइप का ये भी क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? द साइड AB एंड DC ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समथिंग दिया, कैलकुलेट करो AFB और ADC। ठीक है, क्या लिखा है? AFB बताओ। A यहाँ है, F यहाँ है, B यहाँ, AFB। E एंगल पूछ रहा है कितना होगा, बताओ कैसे बनेगा, कैसे नहीं, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो आराम से बन जाएगा। 98 है ना, अब देख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर 98 है तो ये पता चल जाएगा कितना होगा। तो 180 में से माइनस कर देना 98 को, 10 में 8, 2, 17, 82 मिला। ठीक है, और देखो यहाँ 42 है, ये देखो एक पूरा ये ट्रायंगल है पूरा, ये 98 है, ये 42 है, तो ये मिल जाएगा। कितना मिलेगा? देखो पहले तुम 98 और 42 का ऐड करो, 8, 2, 10, कैरी 1, 140 हुआ, तो ये कितना होगा? तो बोला हो जाएगा। देखो 180 में से 140 माइनस कर देना, तो जो 40 मिलेगा वो यहीं का एंगल होगा। देखो पूरा ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है तो ई और ई तुमको पता है, तो थर्ड वाला निकाल सकते हैं। वही तीनों एंगल मिलके 180 होता है। अब तुम इस वाले में देखो यहाँ,
तो ये 40 है, ये 82 है, तो ये निकल जाएगा। तो एंगल AFB जो बोल रहा था ना, कैसे निकलेगा, तो 180 में से माइनस करना होगा 82 और 40 को, ऐसे 40 को, हाँ। तो ये 180 हुआ, और ये ऐड करोगे 2 बार 58 डिग्री आएगा। सोचो, ये है 58 डिग्री, यही निकालना। और ADC कितना होगा, ADC है यहाँ ADC, ये तो पहले हम 40 निकाल चुके हैं संयोग से, तो डायरेक्ट लिख दो इसको। ADC यहाँ निकाले थे, देखो ADC यहाँ था ना, ADC ये निकाले थे इससे, तो लिख दिए थे 40, लिख दो इसको कि ये 40 डिग्री होगा ADC। ठीक है, इस टाइप से ये भी हो जाता है। तो यहां तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हम 3 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे। PDF कहाँ मिलेगा पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप रहता है, उसको डाउनलोड कर लेना। और इस तरह का अगर अभी बोर्ड आते आते हम लोग बहुत सारा वीडियो इस तरह से डाउनलोड मतलब बनाएंगे, जिसमें बहुत तरह का क्वेश्चंस लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ रहेगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये वीडियो का अपडेट तुमको मिलते जाए। और पीछे का वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है, ट्रिगो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, ट्रिगो जाके वहां पे देखो, बहुत काम का चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए ये वीडियो हम यहीं खत्म कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस जो हमेशा तुम लोगों को फॉलो करना चाहिए एज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट, तो इसको हमेशा फॉलो करो। और आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।